For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 287th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स पार्ट 2। जी हाँ, पिछले हफ्ते हमने बात की थी इम्पोर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स की और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा था, हेल्पफुल लगा था। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 लाए हैं। आज भी हम बात करेंगे 16 इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं पॉइंट्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the first segment of this 287th episode of Vocabulary Dose, and today again we are going to talk about quick important grammar mistakes we should avoid part 2। तो चलिए पहला जो वर्ड आ रहा है या यूं कहूं जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है पीक, पीक एंड पीक। PEE के पीक, PEA के पीक वर्सेस PIQUE पीक। तो ये तीनों पीक हैं, सुनने में तीनों सेम है, स्पेलिंग तीनों के अलग है और मीनिंग भी तीनों के अलग हैं। तो कैसे अलग हैं जानते हैं। PEE के पीक मीन्स टू लुक एट समथिंग, जैसे वो चलो एग्जाम्पल मैं बाद में लेती हूँ। दूसरा वर्ड है PEA के पीक, यानी कि पीक रेफर्स टू द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे ऊपरा जो हिस्सा होता है। जैसे कैन आई टेक अ पीक ऑफ द सीनरी। पीक PEE के पीक यानी कि झांकना, देखना। सो कैन आई टेक पीक ऑफ द सीनरी, ठीक है। तो PEE के पीक यानी कि छोटी सी झलक देखना, पीक। तो PEA के पीक क्या था, श्योर, बट आई हर्ड द व्यू इज बेटर फ्रॉम द पीक। पीक टॉप से, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा सीनरी है, माउंटेन के सबसे ऊपर से सबसे अच्छा लगेगा। सो आई हर्ड दैट द व्यू फ्रॉम द पीक इज द बेस्ट हियर। तो पीक यानी कि सबसे ऊपर, PEA के पीक। और तीसरा जो पीक था वो था PIQUE पीक, यानी कि स्टर अप कर देना या फिर स्टिमुलेट कर देना, एकदम से किसी में कोई चीज जगा देना। जैसे कॉज अ फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, जैसे कह सकते हैं आप ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स पीक अ बेबीज इंटरेस्ट। PIQUE पीक यानी कि एकदम से उनमें जगा देते हैं इंटरेस्ट। अगर आप किसी बच्चे के सामने रंग बिरंगी चीजें रखोगे या साउंड वाली अलग अलग म्यूजिक वाली चीज रखोगे तो उनका काफी इंटरेस्ट वो एकदम से खींचेगा। सो इट विल पीक इंटरेस्ट, मतलब उनमें पैदा करेगा। PIQUE पीक। सो PEE के पीक यानी कि देखना, PEA के पीक यानी कि सबसे ऊपर, और PIQUE पीक यानी कि किसी में कोई इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एकदम से पैदा करना। क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है शाम का वो है अमाउंट वर्सेस नंबर। ये अक्सर बहुत लोगों को पता होता है पर वो गलती कर जाते हैं। AMOUNT अमाउंट वर्सेस नंबर, NUMBER नंबर, अमाउंट वर्सेस नंबर। जैसे अमाउंट शुड बी यूज्ड फॉर समथिंग अनकाउंटेबल, जैसे अ लार्ज अमाउंट ऑफ डर्ट, की बहुत सारी मिट्टी हुई है यहाँ पे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डर्ट। सो अमाउंट क्योंकि काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर जो है शुड बी यूज फॉर थिंग्स यू कैन काउंट, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर देयर इन द इवेंट। तो बहुत लोग थे, गिन सकते हो, तो क्या हो गया, नंबर हो गया, अमाउंट नंबर। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, अगेन इट इज द बेसिक ग्रामर जो अब ये पॉइंट है, पर ये बहुत लोग फिर भी गलती कर जाते हैं, अमंग वर्सेस बिटवीन में। जी हाँ दोस्तों, अमंग वर्सेस बिटवीन, AMONG अमंग, BETWEEN बिटवीन। अमंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ, कह सकते हो अ लूज रिलेशनशिप ऑफ सेवरल आइटम्स, बहुत अलग अलग चीजों के बीच में कुछ रिलेशन हो तो उसे हम वहां पे अमंग यूज कर देते हैं। बिटवीन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ वन आइटम टू अनदर आइटम, मतलब जो बिटवीन है वो दो आइटम्स के बीच का जो संबंध है, रिलेशन है, वो दिखाती है। और अमंग बहुत सी अलग अलग चीजों के आपस में जो रिलेशन है उसको दिखाती है। जैसे I found a pen hidden among the papers on the desk, मतलब डेस्क पे बहुत से पेपर पड़े थे, उनके बीच में मुझे पेन मिला। So I found the pen among the papers in the desk। दूसरा सेंटेंस, I found a pen hidden between two
शीट्स ऑफ पेपर ऑन द डेस्क, मतलब 2 कागज के बीच में था। सो 2 कागज के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे आ गया बिटवीन, और 2 से ज्यादा के बीच में हो गया तो वो हो जाएगा अमंग। क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 4th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। एश्योर, इंश्योर, इंश्योर। जी हाँ दोस्तों, एश्योर, इंश्योर, इंश्योर, एश्योर, इंश्योर, इंश्योर। ASSURE assure, ENSURE ensure, INSURE assure, assure, ensure, insure। तो पहले assure, ASSURE assures mean to tell someone that something will definitely happen, किसी को कहना कि ये तो होगा ही, तो आप assure कर रहे हो। इंश्योर, ENSURE, इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर ऑफ समथिंग, कि मतलब आप पूरी कोशिश करें कि वो वैसा ही हो, तो वो इंश्योर करते हैं आप, कि आप पूरी ताकत लगा देते हैं कि जैसे आपने कहा वैसा ही हो, तो वो इंश्योर करना होता है। और इश्योर, INSURE, इंश्योर मीन्स टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, राइट? चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो वो इंश्योर, तो वो वाला इंश्योर हो गया जो आपको इंश्योर करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। पहले एश्योर, ASSURE एश्योर, शी एश्योर्ड मी दैट द हाउस वुड नॉट फ्लड, मतलब उसने मुझे यकीन दिलाया कि घर में पानी नहीं भरेगा। सो शी एश्योर्ड मी, एश्योर, ठीक है, ASSURE एश्योर। अगला जो सेंटेंस है वो है शी टुक स्टेप्स टू एंश्योर दैट द हाउस डिड नॉट फ्लड, उसने पूरी कोशिश की, पूरे स्टेप्स लिए कि घर में पानी ना आए। तो शी टुक स्टेप्स टू एंश्योर, कि ये चीज कि ऐसा हो, वो करने के लिए उसने स्टेप्स लिए। तो कुछ करना कि वो बिल्कुल वैसा हो, तो वो एंश्योर करना, ठीक है। जैसे आई एंश्योर यू दैट यू विल लिसन टू दिस शो ऑन अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। तो आई एंश्योर, क्या मैं आपको एंश्योर करूँ कि वहां पे आपको ये शो मिलेगा। सो एंश्योर, क्लियर। और तीसरा जो है वो है शी इज ग्लैड द हाउस हैज इंश्योर्ड अगेंस्ट फ्लड डैमेज, कि मतलब वो खुश है कि जो घर है वो इंश्योर्ड है, कि अगर फ्लड से पानी आ जाता है, नुकसान होता है, तो उसके पैसे मिल जाएंगे। सो इंश्योर्ड, INSURED, इंश्योर्ड। तो आपकी आसानी के लिए तीनों जो सेंटेंस है वो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में घुसाया ताकि आपको इजी हो जाए। पहला वर्ड था एश्योर, कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि यहाँ पे पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा था कि मैं पूरी कोशिश कर दूंगा कि पानी ना आ पाए। सो आई विल टेक स्टेप्स टू एंश्योर दैट द वाटर शुड नॉट कम इन द हाउस। तीसरा जो सेंटेंस बनाया था वो है शी इज ग्लैड दैट द हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फ्लड डैमेज, ठीक है। तो इंश्योर। तो ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या यूं कहूं ग्रामर मिस्टेक्स, जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था पीक, पीक वर्सेस पीक। जी हाँ दोस्तों, PEE के पीक देखना, PEA के पीक यानी कि सबसे ऊपर, और PIQUE पीक यानी कि कोई चीज इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी पैदा करना किसी में। तो PEE के पीक मीन्स देखना, PEA के पीक रेफर्स टू टॉप ऑफ समथिंग, एंड PIQUE पीक यानी कि स्टर अप या किसी में कोई पैदा करना फीलिंग इंटरेस्ट की या क्यूरियोसिटी की। जैसे कैन आई टेक अ पीक ऑफ द सीनरी, कि क्या मैं सीनरी देख सकता हूँ, जैसे खिड़की हटा के, पर्दा हटा के मैं सीनरी देख सकता हूँ। तो कैन आई टेक अ पीक, PEE के पीक, ठीक है। यहाँ पे श्योर, बट आई हर्ड दैट व्यूज बेटर फ्रॉम द पीक, मतलब ठीक है, पर मैंने सुना है कि जो व्यू है यहाँ का वो टॉप पे जाके बहुत अच्छा है। सो आई हैव हर्ड दैट द व्यू इज बेटर फ्रॉम द पीक, PEE के पीक यानी कि टॉप। और तीसरा वर्ड जो था PIQUE पीक, वो था जैसे ब्राइट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स पीक द इंटरेस्ट ऑफ किड्स, ठीक है, पीक द इंटरेस्ट ऑफ किड्स, क्लियर। तो इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था या पॉइंट था इस शाम का वो था अमाउंट वर्सेस नंबर, AMOUNT, अमाउंट NUMBER, नंबर। सिंपल है ये, बट अक्सर लोग जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं। तो अमाउंट होता है ऐसी चीजों की गिनती जो गिनी नहीं जा सकती, तो उसे हम कह देते हैं अमाउंट। जैसे A large amount of dirt is there, क्लियर, बहुत सी मिट्टी पड़ी है वहां पे। दूसरा था नंबर यानी कि जो गिन सकते हैं, जैसे there was a large number of people, जैसे a large number of people were there in the party, so large number गिन सकते हो आप, क्लियर। इसी के बाद जो तीसरा वर्ड है शाम का वो था among versus between, AMONG, among versus between, BETWEEN, between।
अमंग होता है दो से ज्यादा चीजों के बीच में संबंध हो, किसी तरीके से रिलेशन हो तो उसे हम अमंग कह देते हैं। और बिटवीन होता है दो चीजों के बीच में रिलेशन हो तो उसे हम बिटवीन कह देते हैं किसी भी जगह पे। जैसे आई फाउंड अ पेन हिडन अमंग द पेपर्स ऑन द डेस्क, मतलब मुझे पेन मिला कागजों के बीच में टेबल पे पड़ा हुआ, ठीक है, सो अमंग द पेपर्स। और दूसरा जो सेंटेंस मैंने बनाया था वो था आई फाउंड अ पेन हिडन बिटवीन टू शीट्स ऑफ पेपर ऑन द डेस्क, कि दो कागजों पे, ठीक है, दो कागजों के बीच में, सो बिटवीन द टू शीट्स ऑफ पेपर, टू, क्लियर। इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था एश्योर, एंश्योर, इंश्योर, एश्योर, एंश्योर, इंश्योर, ASSURE, एश्योर यानी कि आई एश्योर यू दैट द फ्लड विल नॉट डैमेज द हाउस, कि मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि फ्लड नहीं आ सकता, घर में नहीं खराब करेगा, ठीक है, एश्योर। दूसरा वर्ड जो मैंने बताया था वो था एंश्योर, ENSURE, एंश्योर, जैसे कि मैं स्टेप्स लूंगा कि पानी आ ही ना पाए, सो टू मेक श्योर ऑफ समथिंग, जैसे आई एंश्योर दैट द वाटर विल नॉट कम टू द हाउस। तीसरा इंश्योर, जो इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे शी एश्योर्ड मी दैट द हाउस वुड नॉट फ्लड, तो ये एश्योर, ASSURE, एश्योर। शी टुक स्टेप्स टू एंश्योर दैट द हाउस डिड नॉट फ्लड, कि उसने पूरे स्टेप्स लिए कि घर में पानी ना आए, सो शी टुक स्टेप्स टू एंश्योर, क्लियर, ENSURE। तीसरा था इंश्योर, शी इज ग्लैड दैट द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द फ्लड डैमेज, कि मतलब जो फ्लड से होने वाला डैमेज है उससे सेफ था, इंश्योर्ड था घर, सो INSURE, इंश्योर, क्लियर, गॉट द सेंस। तो दोस्तों ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 287th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी पॉइंट्स आपको काफी हेल्पफुल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आप जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला सकूं। अभी के लिए मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर सेकंड सेगमेंट में इस एपिसोड के। बने रहिए आप RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा के साथ, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। So now we are in the second segment of this 287th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important grammar mistakes जो अक्सर लोग कर देते हैं, तो उसी बारे में हम बात कर रहे हैं पार्ट 2। तो चलिए, जो 5th पॉइंट आ रहा है शाम का वो है ब्रीथ वर्सेस ब्रेथ। जी हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रीथ वर्सेस ब्रेथ। BREATHE, ब्रीथ इज अ वर्ब एंड ब्रेथ इज द नाउन फॉर्म ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो ब्रीथ जो है वो वर्ब है और जो उसका नाउन है वो है ब्रेथ। जैसे इट सीम्स दैट ही ब्रीथेड हिज लास्ट ब्रेथ, मतलब लगता है कि वो अभी उसने अपनी आखिरी सांस ली। सो इट सीम्स दैट ही ब्रीथेड, BREATHED, ब्रीथेड वर्ब हो गया, हिज लास्ट ब्रेथ, ब्रेथ हो गई सांस, सो नाउन, ठीक है। सो ब्रीथेड ब्रेथ, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड ऐसे यूज हो गए, ब्रीथेड, ब्रीथ, ब्रेथ। ब्रीथ इज अ वर्ब, ब्रेथ इज अ नाउन, क्लियर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और आई एम श्योर 90% ऑफ पीपल मे नॉट नो दिस। कैपिटल वर्सेस कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल वर्सेस कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल वर्सेस CAPITOL। एक में TAL है, एक में TOL है, तो क्या डिफरेंस है, लेट अस फाइंड आउट। जो पहले CAPITAL है, कैपिटल है, उसका मतलब होता है कैपिटल कैन मीन ईदर एन अपर केस लेटर, जैसे हम कैपिटल लिखते हैं तो वो वाला कैपिटल, जैसे कैपिटल इंडिया में I कैपिटल है, सो अपर केस लेटर, या फिर द सीट ऑफ द गवर्नमेंट और मनी, मतलब जैसे कितना कैपिटल, तुम्हारे पास कितना कैपिटल है, कितने पैसे हैं, सो मनी को भी कैपिटल कह देते हैं, और गवर्नमेंट की जो सीट होती है उसे भी हम कैपिटल कह देते हैं। सो ये तीनों कैपिटल हो गए, CAPITAL वाला। तो CAPITOL कैपिटल, ये कैपिटल है, इज द एक्चुअल बिल्डिंग वेयर द गवर्नमेंट सिट्स। जी हाँ, जहां पे गवर्नमेंट बैठती है उसे हम कह देते हैं कैपिटल, CAPITOL कैपिटल। चलो एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। आई वुड लाइक टू विजिट द कैपिटल इन द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कैसे हो गया कि आई वुड लाइक टू विजिट द कैपिटल, कैपिटल मतलब जो बिल्डिंग जिसमें कैपिटल गवर्नमेंट बैठती है उसे हमने कह दिया कैपिटल, CAPITOL कैपिटल, इन द कैपिटल ऑफ, कैपिटल मतलब जो मेन सिटी है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो CAPITAL कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स
वॉशिंगटन डीसी। तो ये कैसे हो गया कि कैपिटल CAPITOL कैपिटल होगी वो बिल्डिंग जिसमें गवर्नमेंट बैठती है, और CAPITAL कैपिटल हो गई जो सबसे बड़ी मेन सिटी है किसी देश की, जैसे इंडिया इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर? सो कैपिटल एंड कैपिटल बहुत से मीनिंग है CAPITAL कैपिटल के, पर CAPITOL कैपिटल का मीनिंग सिर्फ एक है, बिल्डिंग जिसमें गवर्नमेंट बैठती है। तो चलिए कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड है शाम का वो है एक और अच्छा वर्ड, ये भी शायद आपने नहीं सुना होगा, एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट। जी हाँ, आपने जरूर सुना होगा पर आपको फर्क नहीं पता होगा। एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट, EMIGRATE एमिग्रेट वर्सेस IMMIGRATE इमिग्रेट। एमिग्रेट मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम अ सिटी और कंट्री। जी हाँ, एमिग्रेट होता है कि किसी जगह से, सिटी या कंट्री, देश से दूर चले जाना। वेयर एज इमिग्रेट होता है मीन्स टू मूव इनटू अ कंट्री फ्रॉम समवेयर एल्स। तो जैसे कहीं जाना किसी कंट्री में, तो वो टू मूव इनटू अ कंट्री फ्रॉम समवेयर एल्स, तो वो होता है इमिग्रेट। तो इमिग्रेट, एमिग्रेट। जैसे माई फादर एमिग्रेटेड फ्रॉम UK, कि मेरे फादर यूके से आए थे, सो एमिग्रेटेड फ्रॉम UK। ऐसे ही माई मदर इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब मेरी मम्मा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाके रहने लगी, सो इमिग्रेट। तो एमिग्रेट होता है कहीं से छोड़ के आना, कोई सिटी, देश, और इमिग्रेट होता है किसी देश या सिटी में आके बस जाना। क्लियर? जैसे मैनी पीपल एमिग्रेट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से वो लोग चले जाते हैं, ठीक है, एमिग्रेट फ्रॉम इंडिया, और मैनी पीपल इमिग्रेट टू कैनेडा। क्लियर? गॉट द सेंस? फिर भी कोई डाउट रह गए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। तो अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद ये आपको पता हो, बट हो सकता है कि आप कई बार गलती कर देते हो। एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट इज अ preposition that means excluding, and accept is a verb meaning to receive। जैसे आसान सेंटेंस देती हूँ मैं आपको, यानी कि एग्जांपल देती हूँ, I don't like any of my gifts except this beautiful pot। मतलब मुझे कोई भी तोहफे अच्छे नहीं लगे, गिफ्ट अच्छे नहीं लगे, बजाय सिर्फ इस पॉट को छोड़ के। सो एक्सेप्ट दिस पॉट, एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के। जैसे एवरीबडी विजिटेड द इवेंट एक्सेप्ट मी, मतलब हर कोई आया था इवेंट में मुझे छोड़ के, सो एक्सेप्ट मी, EXCEPT एक्सेप्ट। क्लियर? और दूसरा जो एक्सेप्ट है ACCEPT एक्सेप्ट है, वो होता है कोई चीज मान जाना, रिसीव कर लेना। जैसे आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, कि मैं तुम्हारा प्रपोजल मान लूंगी, ठीक है। सो आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, एक्सेप्ट। क्लियर? मान लेना। तो आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। सेकंड सेगमेंट का बात चल रही है आज ग्रामर मिस्टेक्स की, जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड था शाम का ब्रीथ वर्सेस ब्रेथ, BREATH, ब्रीथ वर्सेस ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। ब्रीथ इज अ वर्ब एंड ब्रेथ इज द नाउन फॉर्म ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ वर्ब हुआ और ब्रीथ का जो नाउन फॉर्म हुआ वो हो गया ब्रेथ। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इट सीम्स दैट ही ब्रीथेड हिज लास्ट ब्रेथ, मतलब ऐसा लगता है कि उसने अभी अपनी आखिरी सांस ली। सो ही ब्रीथेड यानी कि वर्ब हो गया ब्रीथेड, उसने लास्ट सांस ली। हिज लास्ट ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ। तो वर्ब हो गया ब्रीथ और ब्रेथ हो गया नाउन। क्लियर? एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड यूज किए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए। अभी के लिए जो 6th वर्ड था शाम का वो था कैपिटल वर्सेस कैपिटल, CAPITAL कैपिटल वर्सेस कैपिटल, CAPITOL कैपिटल। जैसे कैपिटल का पहले CAPITAL कैपिटल, CAPITAL कैपिटल की काफी मीनिंग है। जैसे कैपिटल कैन मीन ईदर एन अपर केस लेटर, जैसे लेटर इंडिया का I कैपिटल। क्लियर? या द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, की मतलब गवर्नमेंट की सीट होना, या फिर जैसे किसी देश की मेन राजधानी होना, कैपिटल CAPITAL कैपिटल, ठीक है। या फिर मनी हो गया, पैसे, तो वो कैपिटल हो गया। जैसे आई हैव अ कैपिटल ऑफ इतने रुपए, ठीक है, तो उस तरीके से। दूसरा जो है कैपिटल CAPITOL कैपिटल हो गया इज द एक्चुअल बिल्डिंग, ठीक है, इमारत जहां पे गवर्नमेंट बैठती है। जैसे आई वुड लाइक टू विजिट द कैपिटल, CAPITOL कैपिटल यानी कि बिल्डिंग,
इन द कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल यानी कि सबसे बड़ा जो मतलब मेन राजधानी है, कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन DC, कि मैं चाहता हूं कि मैं कैपिटल जाऊं, कैपिटल की DC, तो मतलब कैपिटल बिल्डिंग, CAPITAL कैपिटल बिल्डिंग और CAPITAL कैपिटल राजधानी। क्लियर? तो कोई भी डाउट हो, कंफ्यूज हो गए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो चलिए अभी के लिए जो 7th वर्ड है शाम का वो है एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट, एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट, EMIGRATE, एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट, IMMIGRATE, इमिग्रेट। जैसे एमिग्रेट मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम अ सिटी और कंट्री, किसी सिटी या कंट्री से दूर चले जाना, वो एमिग्रेट करना होता है। Whereas इमिग्रेट मीन्स टू मूव इनटू अ कंट्री फ्रॉम समवेयर एल्स, कि किसी कंट्री में कहीं और से आना, वो इमिग्रेट होता है। जैसे माई फादर एमिग्रेटेड फ्रॉम UK, मेरे पिता हैं जो वो यूके से आए थे, जो एमिग्रेटेड। माई मदर इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि मेरी मॉम यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी यहां से छोड़ के, जो इमिग्रेटेड। जैसे एक और इजी एग्जांपल देती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल एमिग्रेट फ्रॉम इंडिया, कि बहुत लोग इंडिया से चले जाते हैं आजकल, सो एमिग्रेट फ्रॉम इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल इमिग्रेट टू कैनेडा, काफी लोग कनाडा चले जाते हैं, सो इमिग्रेट टू। क्लियर? गॉट द सेंस? रिलेट कर पाए? बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। अभी के लिए जो 8th वर्ड है शाम का वो था एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। तो EXCEPT एक्सेप्ट होता है बजाय किसी के, कि मतलब इसको छोड़ के, किसी चीज को छोड़ के, तो वो एक्सेप्ट। और ACCEPT एक्सेप्ट होता है मान जाना। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, I don't like any of the gifts except this beautiful pot, मतलब मुझे कोई भी गिफ्ट तोहफे पसंद नहीं आए इस पॉट को छोड़ के, सो एक्सेप्ट दिस पॉट, EXCEPT एक्सेप्ट। क्लियर? और दूसरा एक्सेप्ट था जैसे आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मतलब आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो एक्सेप्ट मतलब मान लूंगी, ACCEPT एक्सेप्ट। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड फॉर द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 287th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे कि ये सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस बाद 3rd सेगमेंट में और भी इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स की बात करेंगे, तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the 3rd segment of this 287th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important grammar mistakes part 2। तो बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बहुत से लोग कर देते हैं, तो उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए 9th जो वर्ड आ रहा है शाम का वो है फर्दर वर्सेस फार्दर। जी हाँ दोस्तों, ये आपने शायद सुना होगा पर कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे। फर्दर वर्सेस फार्दर, फर्दर वर्सेस फार्दर, FURTHER फर्दर वर्सेस फार्दर, FARTHER फार्दर। जैसे यूज फार्दर फॉर फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है, जो फिजिकल डिस्टेंस है उसके लिए फार्दर यूज करना है, FARTHER, एंड फर्दर फॉर जैसे होता है ना मेटाफोरिकल डिस्टेंस, मतलब मेटाफोरिकल मतलब जैसे सोच में, विजन में, आपके ध्यान में है कोई चीज कि इतने समय में आप ये करेंगे, तो वो फर्दर, और फार्दर फिजिकल। अभी एग्जाम्पल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। हाउ मच फार्दर डू आई नीड टू ड्राइव, कि और कितना ड्राइव करना है वहां पहुंचने के लिए। सो हाउ मच फार्दर, और कितना फार्दर, तो फिजिकली हम ट्रेवल कर रहे हैं। सो हाउ मच फार्दर डू आई नीड टू ड्राइव। दूसरा, आई वुड लाइक टू एडवांस फर्दर इन माई करियर, मैं चाहूंगी कि मैं अपने करियर में और आगे जाऊं। सो आई वुड लाइक टू एडवांस फर्दर,
फर्दर मतलब आगे, ठीक है। तो ये मेटाफोरिकली कि हाँ मैं आगे जाना चाहती हूँ, तो फर्दर फिजिकल नहीं है, टच नहीं कर सकते, सोच रहे हो आप कि हाँ फर्दर मैं आगे जाना चाहूंगी जिंदगी में, सो आई वांट टू गो फर्दर इन लाइफ। और फार्दर हो गया फिजिकली, जैसे हाउ मच डू आई नीड टू ड्राइव फर्दर। क्लियर? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है गुड वर्सेस वेल। बहुत ही सिंपल वर्ड है, अक्सर हम यूज करते हैं पर फर्क है, पता होना चाहिए। सो गुड एंड वेल, GOOD गुड अच्छा, वेल WELL वेल यानी कि अच्छा। जैसे द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है गुड, वेयर एज द वर्ड वेल इज एन एडवर्ब। जी हाँ, यही फर्क है कि जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है कि क्वालिटी दर्शाता है किसी चीज की, और जो वेल है वो एक एडवर्ब है कि कोई चीज कैसी है तो वो एडवर्ब है। जैसे हाउ आर यू टुडे, आई एम डूइंग वेल, तुम कैसे हो आज, मैं सही कर रहा हूं, सो आई एम डूइंग वेल, तो यहाँ पे वेल, ठीक है, तो ये एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अदरवाइज तुम कैसे हो, आई एम फीलिंग, आई फील गुड टुडे, आई फील गुड टुडे, सो गुड टुडे गुड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सो गुड इज एन एडजेक्टिव एंड वेल इज एन एडवर्ब। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल। बहुत अक्सर लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल, HISTORIC हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल, HISTORICAL हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक मीन्स फेमस, whereas हिस्टोरिकल मीन्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो अभी देखो, जो हिस्टोरिक है वो होता है कि कोई चीज जो बहुत फेमस हो, और जो हिस्टोरिकल होता है वो होता है कि कोई चीज हिस्ट्री से रिलेटेड हो। जैसे बट अ हिस्टोरिक स्नो स्टॉर्म, मतलब कि कितनी ज्यादा मतलब हिस्टोरिक स्नो स्टॉर्म थी कि मतलब बहुत ही फेमस कोई स्टॉर्म हो जिसके बारे में बात की कि अच्छा उस समय में वहां पे ऐसे स्नो स्टॉर्म हुई थी, आंधी आई थी, तूफान आया था बर्फ का। सो व्हाट अ हिस्टोरिक स्नो स्टॉर्म, ठीक है, तो वहां पे हिस्टोरिक हो गया है। और दूसरा क्या हो गया, शी डिसाइडेड टू वियर अ हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम फॉर द फेयर, कि मतलब उसने वो चाहती है कि उसने डिसीजन लिया कि वो एक हिस्टोरिकल मतलब पुराने समय का एक कॉस्ट्यूम पहनेगी फेयर में, मेले में। सो हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड, और हिस्टोरिक यानी कि कोई चीज फेमस, पुराने समय की कोई चीज फेमस हो। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि ये बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको वर्ड हिस्टोरिक। तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा अगला वर्ड आ रहा है यानी कि 12th वर्ड आ रहा है वो है I.E. वर्सेस E.G। जी अक्सर हम लिखते हुए ये वर्ड्स यूज करते हैं, यू कहूं एब्रीवेशन यूज करते हैं, I.E. वर्सेस E.G। जैसे I.E. एंड E.G आर एब्रीवेशंस ऑफ लैटिन टर्म्स। जी लैटिन टर्म्स की एब्रीवेशंस हैं। E.G. इसका मीनिंग होता है इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू एग्जांपल्स, वेयरएज I.E. इज यूज्ड टू मीन इन अदर वर्ड्स। मतलब IG जब हम लिखते हैं तो इसलिए होता है कि जब हम EG लिखते हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं कुछ चीजों का, और IE लिखते हैं तो हम दर्शाते हैं कि दूसरी तरीके से बोले, इन अदर वर्ड्स। जैसे आफ्टर वर्क आई वुड लाइक टू चेक आउट न्यू सुपरमार्केट, IE यानी कि दैट इज की फूड, मतलब कि मेन खाने के बारे में मैं जानना चाहूंगी। सो आई वुड लाइक टू चेक आउट द न्यू सुपरमार्केट, IE यानी कि दैट इज की फूड। दूसरी तरफ आफ्टर वर्क आई वुड लाइक टू गो टू अ सुपरमार्केट, फॉर एग्जाम्पल की फूड और ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल EG फॉर एग्जाम्पल होता है, IE होता है डेट इज। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 287th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो सानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th पॉइंट फॉर द इवनिंग वाज फर्दर वर्सेस फार्दर, FURTHER फर्दर वर्सेस फादर, FARTHER फादर। एक में U आया है, एक में A आया है। तो यूज फादर फॉर फिजिकल डिस्टेंस एंड फर्दर फॉर मेटाफोरिकल डिस्टेंस, की मतलब जो फिजिकली डिस्टेंस है उसके लिए हम यूज करेंगे फादर, और जो जैसे मेंटली या माइंड में या विजन है आपकी सोच में आप आगे डिस्टेंस की बात करें तो वो फर्दर हो गया। जैसे हाउ मच फादर डू आई नीड टू ड्राइव, मतलब और आगे कितना मुझे ड्राइव करना है। सो हाउ मच फादर फिजिकल चीज हो गई, हाउ मच फादर डू आई नीड टू ड्राइव।
फर्दर क्या हो गया, आई वुड लाइक टू एडवांस फर्दर इन माई करियर, कि मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहूंगी. सो आई वुड लाइक टू एडवांस फर्दर, फर्दर यानी कि आगे. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था गुड वर्सेस वेल, जो कि सिंपल था. GOOD गुड, WELL वेल, दोनों का मीनिंग है अच्छा. सो गुड हो गया, जैसे द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव वेयर एज द वर्ड वेल इज एन एडवर्ब. इतना सा डिफरेंस है कि जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है, वेल जो है वो एक क्या हो गया, एडवर्ब है. जैसे हाउ आर यू डूइंग टुडे, मैं तुमसे पूछी हाउ आर यू डूइंग टुडे, आज तुम कैसा कर रहे हो, तो तुम बोल रहे हो आई एम डूइंग वेल, कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ. सो आई एम डूइंग वेल, तो एडवर्ब की तरह वेल हो गया. दूसरा एडजेक्टिव की तरह गुड कैसे हो जाएगा, आई फील गुड टुडे. हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई फील गुड टुडे, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ. सो आई फील गुड टुडे, गुड टुडे, तो एडजेक्टिव. क्लियर, गॉट द सेंस. कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 11th वर्ड है शाम का वो था हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल. हिस्टोरिक, HISTORIC, हिस्टोरिक यानी कि कोई चीज पुराने समय की जो बहुत फेमस है, और हिस्टोरिकल यानी कि पुराने समय से रिलेटेड कोई चीज, तो वो हो जाता है हिस्टोरिकल. HISTORICAL, हिस्टोरिकल. जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, What a historic snowstorm, मतलब ये स्नोस्टॉर्म, किसी स्नोस्टॉर्म की बात करें कि बर्फबारी हुई थी, बहुत तूफान आया, तो वो कितनी ज्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग तरीके की थी, बहुत फेमस थी. तो what a historic snowstorm. क्लियर. और दूसरी चीज, she decided to wear a historical costume for the fair, मतलब उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो एक हिस्टोरिकल मतलब पुराने समय से रिलेटेड एक कोई कॉस्ट्यूम पहनेगी फेयर में. सो हिस्टोरिकल. क्लियर. हिस्टोरिक यानी कि कोई चीज जो फेमस हो पुराने समय से, और हिस्टोरिकल यानी कि कोई चीज जो रिलेटेड हो पुराने समय से. तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था I.E. यानी कि दैट इज वर्सेस E.G. यानी कि फॉर एग्जाम्पल. अक्सर हम लिख देते हैं पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं IE एंड EG. जब मैं बोल रही हूँ IE दैट मीन्स I.E. और जब मैं बोल रही हूँ EG that means E.G. Clear? So EG is used to introduce a few examples. कुछ examples की बात करनी हो तब आप EG कर देते हो, यानी कि for example को short form में लिख देते हो. Whereas जो IE है यानी कि उसको हम कहते हैं that is, जैसे कि is used to mean in other words, कि जैसे कि in other words, तो तब ये यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिए थे, आफ्टर वर्क आई वुड लाइक टू चेक आउट द न्यू सुपरमार्केट दैट इज, यानी कि I.E. की फूड, की मतलब सुपरमार्केट में जाके मैं फूड देखना चाहूंगी कि कैसा फूड है. सो दैट इज I.E. दूसरा एग्जाम्पल दिया था, आफ्टर वर्क आई वुड लाइक टू गो टू अ सुपरमार्केट फॉर एग्जाम्पल की फूड और ड्रिंक्स, कि मतलब काम के बाद मैं सुपरमार्केट जाना चाहूंगी, जैसे कि खाने की दुकानों में या ड्रिंक की दुकानों में. सो फॉर एग्जाम्पल यानी कि E.G. क्लियर. तो चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारा थर्ड सेगमेंट फॉर दिस एपिसोड, फॉर दिस 287th एपिसोड. तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और 4 इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक पॉइंट्स के साथ. बने रहिए, सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज. So now we are in the fourth segment of this 287th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important grammar mistakes part 2. बात कर रहे हैं ऐसी grammar mistakes की जो अक्सर हम लोग कर देते हैं. तो चलिए 13 जो पॉइंट आ रहा है शाम का वो है into versus into. INTO into इकट्ठे है वर्सेस IN अलग से TO2 into. तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. into is a preposition showing what समथिंग इज इनसाइड, कि क्या अंदर है, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो इनटू है. INTO इकट्ठे इनटू. इन एंड टू आर टू वर्ड्स दैट जस्ट हैपन टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन ओकेजन. मतलब जो इन और टू अलग अलग हैं वो अक्सर क्या है कि दो अलग अलग वर्ड हैं, कभी ना कभी वो कभी कभार क्या होता है वो इकट्ठे आ जाते हैं, बस इतना मीनिंग है उनका. ठीक है, तो एक होता है इनटू इकट्ठे जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के अंदर, और दूसरा इन अलग से टू जो कि दो अलग अलग वर्ड हैं जो कि कई बार इकट्ठे होते हैं. दैट्स इट. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ आसानी के लिए, ही गॉट इनटू द ट्रेन. ही गॉट इनटू द ट्रेन मतलब वो ट्रेन के अंदर चला गया. सो ही गॉट इनटू द ट्रेन, अंदर चले जाना, इनटू. ठीक है, तो इनटू प्रेपोजिशन हो गई. इनटू इज वन प्रेपोजिशन, एक यूनिट है. इनटू इकट्ठा एक वर्ड है. सो इनटू द ट्रेन. या फिर ही वेंट इनटू द कार, इनटू द कार. क्लियर. दूसरी तरफ जो इन और टू अलग अलग हैं वो है जैसे आई ड्रॉप्ड इन टू सी यू, मैं आज आई हूं तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए कि तुम कैसे हो. सो आई ड्रॉप्ड इन टू सी यू. आई ड्रॉप्ड इन
टू सी यू, तो ड्रॉप के साथ इन आया और टू सी यू के साथ आया. सो ड्रॉप इन इज 1 यूनिट ऑन इट्स ओन एंड टू सी इज अनदर यूनिट. ठीक है, तो दो अलग अलग भाग हैं और ये मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि इन और टू एक दूसरे के नेक्स्ट आ रहे हैं. ठीक है, तो इकट्ठे नहीं है, बस अलग अलग वर्ड है एक दूसरे के अगल बगल में. सो इनटू INTO इकट्ठे वो यानी कि किसी चीज के भीतर होना, और INTO अलग अलग वर्ड है, वो कई बार होता है कि यूज हो जाता है, जैसे आई ड्रॉप इनटू CU. ठीक है, आई हैव ड्रॉप्ड इनटू CU. क्लियर? तो कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का वो है हु वर्सेस हुम. जी हाँ, हो सकता है आपको पता हो सकता है आप कई बार गलती कर देते हो. WHO हु वर्सेस हुम, WHOM हुम. हु रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट. ठीक है, तो उसके लिए हु यूज होता है, whereas whom रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन. मतलब वर्ब और प्रेपोजिशन का जो मतलब ऑब्जेक्ट है जो वर्ब और प्रेपोजिशन का, उसके लिए यूज हो जाता है वर्ड हुम, और हु है एक सब्जेक्ट. कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. Who wants the last piece of the cake? कौन चाहता है खाना केक का लास्ट पीस? So who is the subject? ठीक है, who is the subject. दूसरा सेंटेंस देती हूँ, whom do you trust more? तुम किसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो? whom do you trust more? whom, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट तुम हुए यू, और whom हो गया ऑब्जेक्ट. सो you इज द सब्जेक्ट, whom इज द ऑब्जेक्ट है. क्लियर? तो ग्रामर का ये एक सिंपल सा रूल है जो कि आपको पता होगा, और नहीं पता तो आज पता लग गया होगा. सो who इज द सब्जेक्ट, whom इज द ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस. फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. अभी के लिए जो 15th वर्ड आ रहा है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा. एल्यूड और एल्यूड. जी हाँ दोस्तों, ये भी दोनों बहुत ही सेम वर्ड हैं, सुनने में और स्पेलिंग में अलग हैं. एलूड, एलूड, ALLUDE, एल्यूड, एल्यूड, ELUDE, एल्यूड, एल्यूड, एल्यूड. To allude is to refer to something in an इनडायरेक्ट मैनर. मतलब जो ALLUDE एल्यूड है वो होता है किसी चीज के बारे में बात करना इनडायरेक्ट वे में, सीधे तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट वे में. और ELUDE एल्यूड यूजुअली मीन्स टू एस्केप फ्रॉम और अवॉइड समथिंग. मतलब जो एल्यूड होता है वो होता है कोई चीज से बचना, किसी से निकल जाना, तो वो एल्यूड होता है. ELUDE एल्यूड. और ALLUDE एल्यूड होता है इनडायरेक्टली किसी चीज की बात करना, तो वो एल्यूड होता है. तो दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है कि एल्यूड एंड एल्यूड आर होमोफोन्स. होमोफोन्स पे मैंने आई थिंक 2 साल पहले एक शो किया था. होमोफोन्स होते हैं वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, कि जो सेम साउंड करते हैं, आवाज दोनों वर्ड्स की सेम होती है, तो उन्हें हम कह देते हैं होमोफोन्स. ठीक है, सो एल्यूड एंड एल्यूड दोनों होमोफोन्स है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है. ELUDE एल्यूड, ALLUDE एल्यूड. तो अभी मीनिंग की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि एल्यूड होता है किसी चीज से बच के निकलना, ELUDE एल्यूड की किसी चीज से बच के निकलना. और एल्यूड होता है जब आप इनडायरेक्टली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे द थीफ एल्यूडेड द अथॉरिटीज फॉर मंथ्स. मतलब अथॉरिटीज से काफी समय तक वो भागा रहा, तो एल्यूडेड की एस्केप, निकल गया. ELUDED एल्यूडेड. क्लियर? दूसरा जो है एल्यूड, ALLUDE एल्यूड, वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. ALLUDE एल्यूड, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू नॉट एल्यूड टू एनी ऑनलाइन सोर्सेज इन देयर रिसर्च पेपर्स. मतलब टीचर ने बच्चों को कहा कि वो किसी भी ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज नहीं करेंगे रिसर्च पेपर के लिए. सो दे शुड नॉट एल्यूड टू एनी. एल्यूड यानी कि किसी का मतलब किसी से कोई भी कंटेंट नहीं लेंगे या किसी को भी यूज नहीं करेंगे. तो इनडायरेक्ट आपने किसी से जब इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाया तो वो एल्यूड हो जाता है. ठीक है, या इनडायरेक्ट आपने किसी चीज का जिक्र किया तो एल्यूड यूज होता है वर्ड ALUDE एल्यूड. तो पता है मुझे कि ये वर्ड आप शायद खुद यूज ना करें, पर अगर कोई यूज करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ALLUDE एल्यूड होता है इनडायरेक्ट किसी चीज का जिक्र करना, और ELUDE एल्यूड होता है किसी चीज से निकलना, एस्केप करना, भागना. क्लियर? तो चलिए, आई नो दिस वाज लिटिल टफ, बट फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. अभी के लिए जो 16th पॉइंट आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए. बहुत लोगों को मुझे बिल्कुल यकीन है कि नहीं पता होगा. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2 वर्ड हैं वो दोनों मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। एक है कॉन्टिन्यूस, एक है कॉन्टिन्यूअल। बहुत बार अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्टिन्यूस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल। CONTINOUS कॉन्टिन्यूस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल, CONTINUAL कॉन्टिन्यूअल। जैसे दिस इज अ ट्रिकी वन टू वर्ड्स दैट sound very similar but have distinctly different meaning। दोनों बहुत सेम साउंड करते हैं और आपको लग रहा होगा कि मीनिंग भी सेम है पर बहुत अलग है मीनिंग। जैसे if something is continuous, CONTINOUS continuous, it goes on and never stops। ठीक है, कोई चीज अगर कॉन्टिन्यूस है वो चली जा रही है और रुक नहीं रही है तो वो लगातार चली जा रही है तो वो कॉन्टिन्यूस है। इफ समथिंग इज कॉन्टिन्यूअल, CONTINUAL कॉन्टिन्यूअल, इट इज समथिंग दैट हैपन्स रिपीटेडली बट मे स्टॉप फॉर ब्रीफ पीरियड्स ऑफ टाइम। जी हाँ, जो कॉन्टिन्यूअल है वो है कि वो बार बार चीज हो रही है पर बीच में थोड़ा बहुत रुक भी है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए रुके, फिर चालू हो गई, फिर स्टार्ट हो गई, तो वो कॉन्टिन्यूअल हो गया। सो कॉन्टिन्यूस होता है जो एक साथ चली जा रही है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, और कॉन्टिन्यूअल है जो चली जा रही है रुक रुक के, तो वो बीच में रुक रुक के। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, इफ समवन वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूअल कॉफिंग then they are probably suffering from a cold and have coughing fits throughout the day। मतलब हो सकता है कि अगर किसी को कॉन्टिन्यूअल कॉफिंग है तो वो रुक रुक के खांसी आ रही है कि चलो सुबह आई फिर दोपहर के बाद थोड़ी आ गई, तो वो कॉन्टिन्यूअल खांसी है। If someone is experiencing continuous coughing, that would mean that they literally never stopped coughing for even a second। कि अगर continuous coughing है that means कि वो रुका ही नहीं इंसान, वो खांसता ही रहा पूरे दिन। So continual यानी कि रुक रुक के, और continuous यानी कि लगातार। तो ये हो गए दो वर्ड्स जो कि बिल्कुल अलग हैं, पता होना चाहिए। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 287th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इनटू वर्सेस इनटू। इनटू इकट्ठे वर्ड है और इनटू दो अलग अलग वर्ड है जो कि कभी कभी इकट्ठे सेंटेंस में आ जाते हैं। सो INTO इनटू इज अ प्रेपोजिशन शोइंग दैट समथिंग इज विद इन, कि मतलब इनटू बताता है कि कोई चीज अंदर है। एंड इन एंड टू आर 2 डिफरेंट वर्ड्स जो कि कभी कभी सेंटेंस में इकट्ठे आ जाते हैं, यानी कि होते अलग अलग ही वर्ड है पर सेंटेंस में इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ही गॉट इनटू द ट्रेन, INTO इनटू अंदर, ठीक है। सो ही गॉट इनटू द ट्रेन, तो इनटू इकट्ठे है। दूसरा इनटू हो गया जैसे आई ड्रॉप्ड इन टू सी यू, कि मैं आया तुम्हें देखने के लिए। सो आई ड्रॉप्ड इन टू सी यू, तो ये आई ड्रॉप्ड इन एक हिस्सा हो गया, टू सी यू दूसरा हिस्सा हो गया, तो ये इकट्ठे सेंटेंस है, तो इनटू इकट्ठे आ गए, यानी कि एक दूसरे के अगल बगल में आ गया। इकट्ठे वर्ड नहीं है इनटू, बट एक दूसरे के साथ साथ है। सो आई ड्रॉप्ड इन टू सी यू, सो इनटू एक वर्ड हो गया इकट्ठा, INTO इनटू, यानी कि किसी चीज के अंदर, और इन और टू दो अलग अलग वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किस सेंटेंस में यूज हो रहा है वो वर्ड, ठीक है। सो इनटू, आई ड्रॉप्ड इन टू सी यू। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था हु वर्सेस हुम। WHO हु यानी कि सब्जेक्ट हो गया, WHOM हुम हो गया, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हु वॉन्ट्स द लास्ट पीस ऑफ द केक, कि कौन चाहता है केक का आखिरी पीस खाना। सो हु वॉन्ट्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया हु। दूसरा जो सेंटेंस दे रही हूँ वो है हुम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसको करते हो? हुम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। सो हुम हो गया ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो गए इस सेंटेंस में तुम, यू, ठीक है। सो हुम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, यू हो गए सब्जेक्ट। सो हुम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, सो हुम इज क्या हो गया यहाँ पे? एक ऑब्जेक्ट। सो ये उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रह गए हो आप पूछ सकते हैं। इसी के बाद जो हमारा 15th वर्ड था वो था एल्यूड एंड एल्यूड। ये होमोफोन है, यानी कि दो ऐसे वर्ड जो बिल्कुल सेम सुनाई देते हैं। ALLUDE, एल्यूड होता है किसी चीज का इनडायरेक्टली आप जिक्र कर रहे हैं या किसी से इनडायरेक्टली जोड़ रहे हैं कोई बात, तो वो एल्यूड हो जाता है, ALLUDE एल्यूड। और ELUDE एल्यूड होता है जब आप किसी से एस्केप करते हैं, निकलते हैं, बचते हैं, तो हो जाता है एल्यूड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द थीफ एल्यूडेड द अथॉरिटीज फॉर मंथ्स, मतलब थीफ
भागा रहा, बचा रहा अथॉरिटी से बहुत समय तक, बहुत महीनों तक। सो द थीफ एल्यूडेड यानी कि दूर रहा, ELUDED एल्यूडेड। इसी के बाद जो दूसरा एल्यूड है वो है जैसे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू नॉट एल्यूड टू एनी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज फॉर देयर रिसर्च पेपर्स। टीचर्स ने बच्चों को कहा कि वो रिसर्च पेपर के लिए किसी भी ऑनलाइन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज या उनसे कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। सो द टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू नॉट एल्यूड टू एनी, नॉट एल्यूड यानी कि किससे नहीं यूज करेंगे, तो एल्यूड यानी कि नाता नहीं रखेंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट जिक्र किया एल्यूड। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो था कॉन्टिन्यूस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस वर्सेस कॉन्टिन्यूअल, CONTINUAL कॉन्टिन्यूअल। जैसे दिस इज अ ट्रिकी वन, 2 words दैट साउंड वेरी सिमिलर बट हैव डिस्टिंक्टिव मीनिंग। जैसे कॉन्टिन्यूस होता है जो लगातार चली जा रही है चीज बिना रुकावट के, तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअल जो होता है वो होता है जो चल रही है लंबे समय से पर बीच में रुक रुक के, बार बार हो रही है पर रुक रुक के। जैसे इफ समवन वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूअल काफिंग देन दे आर प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड हैव काफिंग फिट्स थ्रू आउट द डे। मतलब एकदम से फिट पर है, सुबह खांसी आई, फिर दोपहर खांसी आई, फिर रात को आई, लगातार नहीं है, तो वो हो गया कॉन्टिन्यूअल। पूरे दिन थी पर लगातार नहीं थी, रुक रुक के थी, तो वो हो गया कॉन्टिन्यूअल। दूसरा होता है कि if someone is experiencing continuous coughing, that means they literally never stop coughing for even a second, मतलब वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके, पूरे दिन खांसते रहे, तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस लगातार बिना रुकावट के, और कॉन्टिन्यूअल यानी कि रिपीटेड बट रुक रुक के। तो ये हो गए हमारे 4 words फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 287th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल लगे होंगे। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक लेके तुरंत उस पर आती हूँ लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बातचीत करने, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून्ड। So now we are in the last segment of this 287th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 points related to grammar mistakes. जी हाँ, अक्सर जो लोग ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं उस बारे में आज हमने बात की है, पार्ट 2। तो आज के ये जो सभी पॉइंट्स थे आपको कैसे लगे, कोई डाउट है या कोई फीडबैक है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, फेसबुक हैंडल है हमारा रेडियो उड़ान, इंस्टाग्राम पे भी और स्काइप पे आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको सभी शो के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रेडियो उड़ान के चैनल पे यूट्यूब के आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं और वहां पे आपको सभी के सभी 287 एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो वहां पे भी आप कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक जो भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई देयर। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे मिलेंगे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए मुझे दीजिए आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो मिलूंगी आपको अगले साल, लेती हूँ अलविदा इस साल के लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेक श्योर यू डोंट मेक दीज grammar mistakes anymore in your life.